उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने आबकारी विभाग की आज एक बड़ी बैठक करी। तमाम अधिकारी इसमें वर्चुअली रूप से भी जुड़े। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मंत्री नितिन अग्रवाल जी। आज की बैठक में सर क्या निर्देशित किया गया है? देखिए, मैं लगातार समीक्षा बैठक करता रहता हूं विभाग की। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा विभाग, हमें लक्ष्य दिए जाते हैं सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, और उन लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना पड़ता है नीचे जो अधिकारी काम करते हैं। और क्योंकि रेवेन्यू का एक बड़ा चंक आबकारी विभाग प्रदेश को देता है, तो अब की 58,000 करोड़ का जो लक्ष्य हम लोगों को मिला है, सरकार ने दिया है विभाग को, उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। और उसी दिशा में मैं लगातार समीक्षाएं करता हूं कि जो हमने लक्ष्य दिए हैं, क्योंकि नीचे हर जनपद को भी हम लोग लक्ष्य देते हैं, उस लक्ष्य के आधार पे जनपद कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ पे क्या कमियां हैं, कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो सब चीज़ों का पे बात होती है। और जहाँ जो सोल्यूशन निकालना होता है, सोल्यूशन को निकालते हैं। आज समीक्षा बैठक में हमने मेन तो लक्ष्य ये कि हमारे जो लक्ष्य हैं वो लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्वार्टरली हम लोग लक्ष्य देख रहे थे, तो कुछ जनपद पीछे थे, कुछ जनपदों ने अच्छा काम किया था, हम लोग उसी पे हम लोग बात कर रहे थे। साथ ही साथ एथेनॉल का जो हमारा प्रोडक्शन है, अल्कोहल का प्रोडक्शन है प्रदेश में, और साथ ही साथ प्रवर्तन कार्य जो एनफोर्समेंट की एक्टिविटीज़ हैं, वो एक्टिविटीज़ कितनी आगे बढ़ी हैं, कितना काम चल रहा है, कितने छापे मारे गए हैं, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितनों को जेल भेजा गया है, उसकी समीक्षा भी हम लोग ने आज करी है। और आज की समीक्षा में मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो करीब करीब हम लोग काफ़ी अच्छा लक्ष्य के काफ़ी करीब हम लोग पहुँचे हैं। लेकिन अभी तक मैं पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हूँ। अभी भी बहुत काम करना बाकी है, बहुत मेहनत करना बाकी है। और मैंने आज स्पष्ट निर्देश भी दिया है कि अगली समीक्षा में जो जनपद लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करेंगे, उन जनपदों के में बैठे हुए अधिकारियों के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। अच्छा, जब से आपने मंत्री पद की कमान संभाली है, जहरीली शराब से जो मौतों के हादसों की एक बड़े बड़े संख्या सामने आती थी, उनमें कमी आई है। तो लगता है कि ये जो सख्ती का ही एक नतीजा जो है वो सामने आ रहा है सर? निश्चित तौर पे मैंने पिछले साल का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे विभाग का, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में पूरे एक साल में एक भी मौत प्रदेश में नहीं हुई जहरीली शराब से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन तो हम लोग लेते ही रहते हैं समय समय पर। साथ ही साथ जो एनफोर्समेंट की टीमों ने और हमारे विभाग के अधिकारियों ने नीचे बैठ के काम किया है, एक अच्छा काम है। और मैंने बधाई भी दी है कि एक बड़ी उपलब्धि है। 25 करोड़ की जनसंख्या का प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है पॉपुलेशन की दृष्टि से अगर देखें, उस प्रदेश में एक भी घटना नहीं हुई है। ये हम लोगों के लिए अच्छी बात है। और हम लोग आगे भी ऐसे ही काम करेंगे कि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना प्रदेश में ना हो। अच्छा, फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मतलब पहले भारतीय वो प्रधानमंत्री हैं जिनको वहां के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया है। आपको लगता है कि जो उनकी विख्याता है वो बढ़ रही है? देखिए, निश्चित तौर पे ये गर्व की बात है हम देशवासियों के लिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तमाम देशों ने, विश्व के देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। आप ही फ्रांस में हैं वो, और फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। तो ये हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। और यही मैं कहता हूँ कि यही वैश्विक मंच पे जो हमारी एक्सेप्टेबिलिटी है, जो हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व की जो उनके क्षमता की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, पूरा विश्व उसको पहचाना है और उसको उनको एक्सेप्ट किया है एक विश्व नेता के रूप में। और जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में हमारे देश की ख्याति को बढ़ाने का काम किया है, ये हम सब के लिए गौरव की बात भी है। और मैं समझता हूँ कि हम सब देशवासियों को ये गर्व होना चाहिए कि एक ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं देश में जिन्होंने भारत को एक वैश्विक मंच पे खड़ा किया, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को आज 5वें स्थान पर लाके खड़ा किया, जो पहले बहुत नीचे हुआ करती थी, और जिन्होंने एक लक्ष्य को देखते हुए कि हम विश्व की सबसे बड़ी शक्ति भी बनना चाहते हैं और हम एक विश्व गुरु भी बनना चाहते हैं, इस कड़ी में आगे बढ़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने किया है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव का फल है। की सुरक्षा को सरकार ने हटाया है, ये फैसला जिसका भी होता है, लेकिन अखिलेश यादव ने बहुत हमला किया भारतीय जनता पार्टी पर कि अगर आजम खां को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी जो है सरकार और बीजेपी की होगी। प्रदेश अध्यक्ष ने आज इसको लेकर एक प्रेस वार्ता भी कर दी। देखिए, ऐसा है, सुरक्षा देना या हटाना ये एक सरकार की समिति होती है, सुरक्षा की समिति होती है। उस समिति में
लगातार समीक्षा होती रहती है कि किसको सुरक्षा की आवश्यकता है, किसको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, या किसकी सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, किसकी सुरक्षा घटाई जा सकती है, ये वो समिति तय करती है। और ये लगातार इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पे नीचे से, क्योंकि जिलों से रिपोर्ट जाती है इंटेलिजेंस की, उस रिपोर्टों के आधार पे ये फैसले लिए जाते हैं। इसको बिल्कुल भी राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि क्यों समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश जी ने क्या सुरक्षा नहीं घटाई नेताओं की? चले ठीक है, अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो आरोप लगाने से पहले फिर अपने 5 वर्ष की सरकार का भी पूरा श्वेत पत्र जारी करें कि उनकी सरकार में कितने लोगों की सुरक्षा घटाई गई, कितने लोगों की सुरक्षा बढ़ाई गई। तो ये भी जरा जनता के बीच में लेकर आए। केवल आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन अपनी सरकार में क्या किया है इसको भूल जाते हैं। मैं समझता हूँ इसका बिल्कुल भी राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। ये एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के आधार पे वो एक समिति तय करती है और उसी आधार पे फैसले लिए जाते हैं। विपक्ष की बड़ी बड़ी बैठक में अभी 17-18 को बेंगलुरु में भी एक बैठक है। अखिलेश यादव, तमाम विपक्षी दल एक हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावेदार के लिए। आपको लगता है कि इनके में कोई प्रधानमंत्री पद का चेहरा है और बैठक का क्या अंजाम मैं होगा? कहता हूँ कि ये सब लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं, अभी एक बार पटना में इकट्ठा हुए थे, मुझे नहीं पता अगली बार कहाँ जा रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जो हैं इनके, वो भी इसका चेहरा भी तो सामने लाएं जनता के बीच में। भाई हम तो स्पष्ट कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। वो हमारा नेतृत्व करेंगे, चुनाव का नेतृत्व करेंगे हमारी तरफ से। उनका नेतृत्व कौन करेगा? और मैं तो कहता हूं कि ये जितने भी विपक्षी दल हैं, ये सब जमानत पे छूटे हुए दल हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकरण में भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त हैं। कोई जमानत पे बाहर है, कोई किसी पे केस चल रहा है जो अपना केस लड़ रहा है, किसी पे आय के अधिक संपत्ति का केस है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये तमाम भ्रष्टाचारी लोग एक मंच पे खड़े हो गए हैं एक ईमानदार नेतृत्व को, एक ईमानदार व्यक्तित्व को हटाने के लिए। तो मैं समझता हूं कि देश की जनता बहुत होशियार है और देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को पिछले 10 वर्षों तक देखा है, पिछले 9 वर्षों तक देखा है। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि आज देश का जनमानस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। और निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव में, चाहे विपक्ष और भी लोग इकट्ठा हो जाएं, ये लोग निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार, और जो हमारे एनडीए के दल हैं वो हमारे साथ में हैं, 350 सीटों से ज़्यादा हम लोग जीतकर तीसरी बार भारत में सरकार बनाएंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं नितिन अग्रवाल, और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 350 से ज़्यादा सीटों पर एक बार फिर से अपनी सरकार बनाएगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।